लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल। जय जय श्री राम भाई और बहनों। तो अक्टूबर का महीना आरंभ हो गया है और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई है। यहाँ भी लग रहा है थोड़ी थोड़ी हल्की। अब सुबह वॉकिंग के लिए जाने में बड़ा कष्ट होता है, ठंड है बाहर पहुंच जाए तो। पता नहीं भारत में क्या हाल है, वहाँ तो ठंड होने में थोड़ा समय है। तो आज एक बड़े विशेष विषय पर बात है, मानस में इंजीनियरिंग। अब हम मानस को धर्म ग्रंथ की तरह से पढ़ते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ की तरह पढ़ते हैं, शास्त्र की तरह से पढ़ते हैं और एवं साहित्य की तरह से व्यक्ति अध्ययन करते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सैकड़ों या शायद हजारों लोगों ने मानस में को लेकर पीएचडी और एमफिल थीसिस किए और आए दिन रामायण पर कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड वाइड होती रहती है। सो मानस और रामायण एक ऐसी रचनाएं हैं जिस पर हमारे एक मित्र हैं यूएस में प्रोफेसर फिलिप लैंडॉर्फ, उन्होंने 80s में रामचरित मानस पर पीएचडी थीसिस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से की थी और उसका नाम बहुत ही एप्ट नाम है, द लाइफ ऑफ ए टेक्स्ट। क्योंकि एक जो टेक्स्ट है उसका कितना जीवन है। हम मैनेजमेंट से पढ़ते सिखाते हैं, मार्केटिंग में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कि कोई भी चीज हो उसकी एक लाइफ होती है। अब कुछ समय बाद में वो चीज खत्म हो जाती है, उसका स्वरूप एकदम बदल जाता है। तो लिमिटेड लाइफ। सो सैकड़ों हजारों किताबें, टेक्स्ट की बात करें हम, अब तक लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं और रोज लिखी जा रही हैं। अब आजकल तो इतने धड़ल्ले से किताबें लिखी जा रही हैं क्योंकि अब तो ई बुक का चक्कर और हो गया, तो खर्चा भी नहीं है, तेला भी खर्च नहीं है, कुछ भी लिख लो और हो गई ई बुक तैयार फटाफट। ओम गुप्ता के 2327 किताबें हैं ई बुक, तो बहुत सरल काम हो गया। पर जो ये एक दृष्टि है मानस पर, हम अब तक के जो भी साहित्य को देखते हैं वो एक आध्यात्मिक दृष्टि है, एक भक्ति की दृष्टि है, एक साहित्य की दृष्टि है। पर आज के हमारे विद्वान वक्ता उसको एक नई दृष्टि से हमें बताएंगे कि मानस में इंजीनियरिंग। तो मानस में इंजीनियरिंग पर अब आदमी कितनी बात करेगा। मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट, तो ये तो कह रहे मुझे 3-4 घंटे चाहिए। तो आप इससे आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कितना गहन अध्ययन किया है। हम एक ही चीज को हमें एक मोटी मोटी बुद्धि से याद है कि अच्छा उन्होंने एक वो सेतु पुल बनाया है, वो इंजीनियरिंग हो गई और से ज्यादा क्या इंजीनियरिंग। पर आज हमें पता लगा कि मानस में इंजीनियरिंग एक अपना अपना बहुत बड़ा विषय है और उस पर हमारे आज के वक्ता ने बहुत अध्ययन किया है। तो आप इनसे परिचित हैं पहले। मनीष दुबे जी इस सभा में आ चुके हैं। उस समय हमें इसी विषय पर बहुत संक्षेप में जानने को मिला था, तभी इसे उत्सुकता थी कि परमात्मा कभी ऐसा उचित समय दे कि विस्तार से इस बारे में जान सकें। तो आज वो समय आ गया है। तो उनका थोड़ा सा औपचारिक परिचय आपको दे दूं। मनीष दुबे जी एक कंसल्टेंट इंजीनियर हैं और वो शिक्षक भी हैं और लेखक भी हैं। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और डिग्री के साथ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। इनके परिवार में रामायण के अध्ययन की परंपरा और भोपाल में पंडित राम किंकर उपाध्याय जी के वार्षिक प्रवचनों के निरंतर श्रवण से प्रभाव मनीष
मनीष दुबे की रुचि अपने कार्यों के साथ ही रामायण के प्रति भी गहरी होती गई। तो इसी का परिणाम ये हुआ कि 2020 में इन्होंने रामायण और आधुनिक विज्ञान का समन्वय करते हुए एक विलक्षण शोध आधारित पुस्तक लिखी है, जिसका शीर्षक है रामायण में सिविल इंजीनियरिंग। अत्यंत ही नवीन धारणा पर आधारित इनकी यह पुस्तक इंजीनियरिंग और अध्यात्म दोनों ही क्षेत्रों के प्रबुद्ध जनों द्वारा अत्यंत पसंद की जा रही है। मनीष जी इंजीनियरिंग और रामायण दोनों ही विषयों पर अल्ट्राटेक सीमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, SCRT उत्तराखंड, दिल्ली विश्वविद्यालय आदि कई इस तरह के प्रतिष्ठित संस्थानों में अपना विषय प्रस्तुत करते हुए सम्मानित किए जा चुके हैं। रामायण इंजीनियरिंग के शोध कार्यों के हेतु इन्हें मधुकर शोध संस्थान दतिया द्वारा मानस विश्वास सम्मान भी प्राप्त हुआ है। मनीष दुबे के इंजीनियरिंग आधारित 21 शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स एवं कॉन्फ्रेंस में प्रकाशित हो चुके हैं। रामायण, गीता और सामाजिक संदर्भों से जुड़े विषयों पर इनके लेख तुलसी मानस भारती, महर्षि संस्थान जैसी पत्रिका में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। और गीता के स्थित प्रज्ञता का सिद्धांत का सरल एवं व्यवहारिक विश्लेषण मनीष दुबे जी का एक विशिष्ट शोध पत्र है। ऐसे ही अनेक विशिष्ट क्षेत्रों में मनीष दुबे जी का शोध एवं लेखक कार्य निरंतर जारी है। तो बिना ज्यादा समय लिए हुए और हम बड़े उत्सुक हैं जानने के लिए कि मार्स में इंजीनियरिंग है क्या, हम करतल ध्वनि से मनीष जी को आमंत्रित करते हैं। मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस अक्टूबर मास में पहले दिन आपसे इस विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपका जय श्री राम। धन्यवाद ओम जी, आपने ये अवसर दिया। आज नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं, उस समय श्री राम का नाम लेने का अवसर मिला है, यही परम सौभाग्य की बात समझता हूँ मैं अपने लिए। और साथ में इंजीनियरिंग का भी कुछ चर्चा करने को मिलेगी तो ये और अच्छी बात है। तो मैं भी स्क्रीन शेयर कर लूँ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो जैसा आदरणीय ओम जी ने बताया कि इंजीनियरिंग और रामायण, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा अनुमान नहीं होता है, लेकिन ये जो पूरा प्रस्तुतिकरण है और जो मेरा पुस्तक का भी विषय है रामायण में सिविल इंजीनियरिंग, इसमें इसका महत्व तो अपनी जगह है कि रामायण में इतनी जगह सिविल इंजीनियरिंग मिलती है, लेकिन मेरा मुख्य जोर जिस विषय पर रहता है वो यह है कि ये दोनों चीज़ें हमारे लिए कैसे उपयोगी है। ये केवल मेरे बोलने या आपके सुनने से भी एक स्टेप आगे जा के विषय है कि मैं ये चाहूँगा शुरू में ही, जैसा मैं इस स्लाइड पे, कुछ स्लाइड्स मेरी इसकी भूमिका पर ही है, क्योंकि ये विषय नया है, इसलिए मैं जहाँ भी इसको प्रस्तुत करता हूँ तो थोड़ी भूमिका, तो मैं आप लोगों का, आप सभी प्रबुद्ध जनों का ध्यान चाहूँगा कि इसकी भूमिका पे ध्यान यदि आप देंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि ये मैंने ये कुछ चीज़ें इंजीनियरिंग की ढूंढी है। इससे ज़्यादा बड़ा महत्व ये है कि ये सब चीज़ें आपके लिए महत्व की तो है ही, आवश्यक भी है। मैं इस बिंदु पर भी आपका विशेष ध्यान चाहता हूँ। आज इतने प्रबुद्ध जनों की सभा में ये चीज़ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छा सुअवसर मानता हूँ। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं वो पहला यही है कि विषय का महत्व और आवश्यकता, फिर रामायण में इंजीनियरिंग, फिर सिविल इंजीनियरिंग की दृष्टि से रामायण की कुछ मुख्य विशेषताएं। अब जैसा ओम जी ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें, तो वास्तव में इतनी चीज़ें हैं कि मेरे लिए हमेशा ये मुश्किल होता है कि मैं क्या चीज़ें चुनूं। तो मैं चूंकि ये रामचरित भवन के काफ़ी कार्यक्रमों में मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ और आप सबकी रुचि को जो भी थोड़ा बहुत जान पाया हूँ तो उसी के अनुरूप मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं और समय की भी हमको सीमा देखना पड़ेगी। तो उसके बाद कुछ उदाहरण स्वरूप मैंने लिए हैं। एक तो सड़क सड़क निर्माण की प्रक्रिया ली है जो कि इंजीनियरिंग पे आधारित है पूरी रामायण में। एक हनुमान जी की छलांग भी बहुत अच्छा है, पर मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचेगा।
और विज्ञान और अध्यात्म का थोड़ा सा स्पर्श करते हुए, और फिर हम ये देखेंगे कि जो रामायण का प्रमुख उद्देश्य इंजीनियरिंग की दृष्टि से और आज की व्यवहारिक दृष्टि से भी क्या है। तो इसमें विषय का जो महत्व और उद्देश्य की हम बात करते हैं, तो इसमें ये चीज आती है कि इंजीनियरिंग शिक्षा और कार्यों में मानवीय गुणों की स्थापना। और दूसरी चीज आती है इसमें, जो हमारे साथ आज ग्रुप में इंजीनियर जुड़े हों तो उनके लिए तो पहली चीज होती है, और दूसरी चीज जो अधिकतर लोग इंजीनियर को हटा दें तो ज्यादातर लोग गैर इंजीनियर श्रेणी में है। तो प्रत्येक गैर इंजीनियर व्यक्ति भी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा हितग्राहक होता है, और उसके रूप में उसकी जागरूकता का होना भी जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति 24/7 यानी हर क्षण सिविल इंजीनियरिंग का उपयोग करता होता है। मैं चाहूंगा कि आप इस बात पे जरूर ध्यान दें। अभी आप जहां बैठे होंगे वो जगह भी निश्चित रूप से सिविल इंजीनियरिंग से बनी है। हमारे आसपास का चारों तरफ का माहौल सिविल इंजीनियरिंग से ओतप्रोत है। और जो तीसरा प्रमुख उद्देश्य है जो इस मंच का भी है कि नई पीढ़ी का रामायण से परिचय, तो जरूरी है कि उनके ही रुचि का कोई विषय के परिप्रेक्ष्य में यदि हम रामायण प्रस्तुत करेंगे तो उनको निश्चित रूप से रोचक लगेगी। और ये सभी तीनों हमारे मुख्य लक्ष्य जो है ये सब रामायण की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि प्रत्येक व्यक्ति सिविल इंजीनियरिंग का 24/7 उपभोक्ता होता है, लेकिन मेरे प्रश्न यही मन में आते हैं कि क्या इस हितधारक को इंजीनियरिंग की जानकारी होती है? क्या एक उपभोक्ता के रूप में बिना जानकारी के हम किसी भी तंत्र से कोई लाभ ले सकते हैं? ये ऐसा होना मुश्किल है। और अब हम सोचे कि हम नॉन इंजीनियर्स को कैसे इंजीनियरिंग पढ़ाएं, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है रामायण। रामायण में आपको इंजीनियरिंग के इतने तत्व मिलते हैं कि आप एक सबसे बड़े उपभोक्ता जो आज इंजीनियरिंग के आप सभी हैं, वो अपने कुछ अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। इंजीनियरिंग शिक्षा में आप सोच रहे होंगे कि मानवीय मूल्यों का क्या। सामान्य परिप्रेक्ष्य में यह लिया जाता है कि इंजीनियरिंग तो भौतिक शिक्षा है, लेकिन आपको जानकर यदि नहीं मालूम हो तो आश्चर्य हो सकता है कि इंजीनियरिंग के पारिभाषिक तत्व जितने भी हैं उसमें निश्चित रूप से विज्ञान और गणित का उपयोग तो है, लेकिन ये उपयोग तभी इंजीनियरिंग कहलाता है जब वो उससे ऐसा साधन बने जो मनुष्यों के लिए उपयोगी हो। इंजीनियरिंग की कितनी भी डेफिनेशन दिखे उसमें ये जरूर लिखा रहेगा कि आप अपने ज्ञान के आधार पे ऐसा साधन बनाएं जिससे मनुष्यता का कोई लाभ हो। तो अब जब मनुष्यता का लाभ इसका निहित तत्व है, तो मनुष्यता का लाभ, या फिर इवन हमको इंजीनियर्स को यह तो मालूम होना चाहिए कि मनुष्यता क्या होती है या उसका लाभ कैसा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि इंजीनियर्स को क्या कभी हम ये बताते भी हैं उनकी शिक्षा के दौरान या कार्यस्थल पर? शायद आपको आश्चर्य होगा, नहीं। जबकि इंजीनियरिंग की मूल परिभाषा में ही है। तो एक तो ये इतना बड़ा गैप हो जाता है, और दूसरा जैसा मैंने बताया कि हर उपभोक्ता के रूप में। तो हम इसको यदि समराइज करें तो आधुनिक विकास की जो दो समस्याएं हैं वो इंजीनियरिंग के उपभोक्ता की अनभिज्ञता और इंजीनियरिंग में आवश्यक मानवीय पक्ष की अनुपस्थिति। अब उपभोक्ता की अनभिज्ञता को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम 2 रुपए का नमक लेते हैं या 10 रुपए का टूथपेस्ट, तो उस पर हमको दिन भर हमारे ऊपर विज्ञापनों से हमले होते हैं कि क्या आप जानते हैं आपके टूथपेस्ट में क्या है, आपके नमक में आयोडीन है कि नहीं। तो हम जब 40 लाख 60 लाख का मकान खरीदते हैं या 60 लाख का मकान बनवाते हैं, तो उससे रिलेटेड या हम सड़क यूज करते हैं, तो उस इंजीनियरिंग के बारे में भी थोड़ा सा जागरूक होना जरूरी है। और इस पे और आपका ध्यान जाए इसलिए मैं कुछ हमारे आसपास की खबरों से इसको जोड़ूंगा, जिससे आपको इससे एकदम से कनेक्ट होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा विषय नया है और इसका महत्व यहीं तक नहीं है कि मैंने रामायण में इंजीनियरिंग खोजी है, नहीं, आप लोगों के क्या काम की है, ये मेरा ज्यादा इस पे जोर रहता है। तो मनुष्यता का लाभ हो रहा है कि नहीं ये हम देख लेते हैं। हम सामान्यतः नागरिकों के लिए ओवरब्रिज बनाते हैं, लेकिन आप सभी ने ये चीजें देखी होंगी, अक्सर हमको हर 2 4 10 दिन में देखने को मिलता है कि माननीय कोर्ट ने अफसरों से कहा, भी अफसर निश्चित रूप से ही इंजीनियर ही होते हैं, कि आपके पास इतना दिमाग कहाँ है कि पेड़ बचाने के लिए सही फैसले लें। दूसरा, हम जो रोड्स बनाते हैं, और ये इसमें भी अभी ये मथुरा वाले हाईवे के बारे में ये आया था सलाह कि सड़क को सीधा बनाने की क्या जरूरत, जहां पेड़ आए वहां से घुमा कर निकालें। अब ये किसको बताना पड़ रहा है? माननीय कोर्ट। हम नागरिकों के लिए निर्माण कार्य करते हैं, लेकिन आप देखिए कि
हर मौसम में ये खबर बहुत आम है कि हेल्थ इमरजेंसी, निर्माण कार्यों पे सबसे पहले रोक लगती है क्योंकि उनसे प्रदूषण का ज्यादा खतरा होता है। शहर और सड़कों का निर्माण होता है, लेकिन आप देखिए कि शहरीकरण से क्या क्या नुकसान होते जा रहे हैं। ये बिल्कुल आम खबरें हैं जो मैं आपको उससे कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें, पीने का पानी नहीं मिलता, औसत आयु हमारी कम हो रही है। और हम रामायण को क्यों, इसमें इंडिकेशन भी मिलता है कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का बुद्धिजीवी भी ये बताते हैं कि स्कूलों का ध्यान मूल्य सिखाने की बजाय परीक्षा पास कराने पे है, तो मूल्यों पर जाना चाहिए। और मूल्यों का सबसे अच्छा तो सोर्स जो है, रामायण से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ये अभी मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले ही ये खबर आई थी, पिछले हफ्ते आपने पढ़ा होगा। 21वीं कोरोना से अभी अभी हम निपटे हैं और महामारियां फैलने की आशंका है और वो और जटिल होगी। और इसका कारण सीधा सा लिख रहा है कि शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन, दोनों मुद्दों से इंजीनियरिंग डायरेक्ट जुड़ी हुई है। एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये स्लाइड मैंने अभी कल ही लगाई है, क्योंकि कल ही ये पेपर पढ़ के मुझे तो बहुत मतलब ऐसा हुआ कि क्या हम एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारी हो रही है। अब आप देखिए कि ये दो सिस्टम जिनकी तरफ हम सबका ध्यान है, वो बच्चों में दया और सहानुभूति ही खत्म कर देते हैं। अब बताइए आप, इंजीनियरिंग या तकनीक से मानवता का भला होना तो एक तरफ रह रहा है, यदि बच्चों में दया और सहानुभूति खत्म हो रही है तो हम किस इंजीनियरिंग और किस टेक्नोलॉजी की पूजा कर रहे हैं, ये समझ से परे। बच्चों के दिमाग जटिल हो रहे हैं, नई पीढ़ी के साथ भी हम न्याय नहीं कर पा रहे। इसके कुछ दिन पहले ये एक बहुत अच्छे आर्टिकल लगा मुझे, तो उसकी भी ली। इसमें एक पॉइंट पे मेरा ध्यान अक्सर जाता है कि 100 वर्ष बाद हमारी पीढ़ी को 19वीं सदी के नस्लवादियों जैसा या उससे भी बदतर माना जाएगा, क्योंकि हम पृथ्वी का जिस तरह से दोहन कर रहे हैं। और जब मैं इस पे ध्यान से सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दोहन में हाथ तो इंजीनियरिंग का ही। तो ये कुछ चीजें थी कंसर्न जो ये बताती हैं कि इंजीनियरिंग कितना ज्यादा जुड़ी हुई है और इंजीनियरिंग पे कितनी चीजें टिकी हुई। अब देखा जाए तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उसका समाधान क्या है, तो यही एक रोचक बात है कि अब ये इंजीनियरिंग की शिक्षा में कोई कहेगा, मैं तो इंजीनियरिंग कम्युनिटी से ही हूँ। जब मैं ये पुस्तक के पहले भी कई लोगों से मिलता था तो ये कहते थे कि क्या आप इंजीनियरिंग में समाजशास्त्र या मनोविज्ञान भी डाल दें क्या। तो हालांकि ये तो मेरा कंसर्न है कि डालना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर रामायण सबसे उपयुक्त और सर्वोत्तम समाधान के रूप में सामने आती है। यहाँ पंडित रामकिंकर जी का बड़ा आश्रय मिलता है। वे हमेशा कहते थे कि रामायण वर्तमान समय की समस्त समस्याओं का समाधान देने में पूर्णतः सक्षम ग्रंथ है। तो जब रामकिंकर जी का ये दृढ़ भरोसा था तो ये इनका कथन तो सत्य होना ही है। और इसीलिए यदि कुछ समाधान मुझे मिलते हैं तो उसमें पूरा श्रेय पंडित रामकिंकर जी को ही जाता है। आधुनिक संदर्भों में रामायण का महत्व जो है, ये सिविल इंजीनियरिंग मैंने इसमें विषय क्यों लिया है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की सबसे आधारभूत बिल्कुल बेसिक शाखा है और हम सभी के दैनिक उपयोग से सर्वाधिक जुड़ी हुई है। और इसलिए हमें थोड़ा समझने में भी आसान जाएगी। और रामायण की कथा में खास चीज तो ये है कि सिविल इंजीनियरिंग पूरी तरह से गुथी हुई चलती है। रामायण की कथा हम देखें, इसका एक झलक में खाली इस स्लाइड से आपको हो सकती है कि रामायण में आधुनिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में हम जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें 18 से अधिक विषयों के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले लगभग 125 से ज्यादा बिंदुओं का वर्णन रामायण में मिलता है। अब इस तरह से तो मैं इस दृष्टि से देखता हूँ तो रामायण तो मुझे एक तरह से सिविल इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक ही लगती है, स्वाभाविक ही है, लगना चाहिए। अब सिविल इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक लगती है तो इसमें ऐसा क्या है, तो हम इंजीनियरिंग के पहले थोड़ा सा ये, अब इंजीनियरिंग में हम प्रवेश कर रहे हैं बिल्कुल रामायण में प्रवेश करने के एक स्टेप पहले। तो हम एकदम से डायरेक्ट एंट्री हम रामायण में लेंगे और आप वहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज। उसके पहले हम थोड़ा सा जान लें कि इंजीनियरिंग क्या है। आप सभी जानते होंगे, भले इंजीनियरिंग से डायरेक्ट परिचित ना हो, लेकिन इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड साइंस। फिर उसके बाद इट इज टॉट एज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इन मेनी इंस्टीट्यूट्स। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। इंजीनियरिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज एंड साइंस। ये साइंस मैंने इसलिए भी यूज किया है कि विज्ञान से हम ज्यादातर परिचित होते हैं, इंजीनियरिंग से नहीं। तो ये इंजीनियरिंग की ही एक शाखा है, एक्सटेंशन है या एक विभाग है। हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग विज्ञान का एक विभाग है। ये कुछ बिंदु आप याद रखते चलिए, आपको बड़ा आनंद आएगा आगे
इंजीनियरिंग को हम थोड़ा और समझाएं, बहुत सरल शब्दों में मैंने समझाने की और हिंदी के कुछ शब्द लिए हैं जिससे एकदम से इनका हम रामायण के परिप्रेक्ष्य में जा पाए। तो विशेषताएं किसी भी पदार्थ की या कोई स्ट्रक्चर की हम विशेषताएं देखते हैं, जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। मटेरियल का शेप देखते हैं, यानी उस मटेरियल का चरित्र जिसको कहते हैं। इसके बाद हम छुपे हुए तथ्य जानते हैं कि उसमें फोर्सेस कैसे लगते हैं, उनका एक्शन कैसे होता है और वो तंत्र कैसे बनते हैं, यानी उसके छुपे हुए रहस्य। और विभिन्नता है, मटेरियल कितने तरह के होते हैं, उनके क्या अरेंजमेंट्स होते हैं, ये सब विभिन्नताएं कितने प्रकार के, जिसको साहित्य की भाषा में आप कहें तो भेद, उनके कितने टाइप्स हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैंने बिल्कुल सरल करने की कोशिश करी है। तो सार रूप में इसको कहें तो ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विशेषताओं को उनके विभागों, रहस्यों और भेद सहित जानना ही इंजीनियरिंग है। अब हम चूंकि आज चर्चा कर रहे हैं इंजीनियरिंग और रामायण की, तो इंजीनियरिंग की जो ये परिभाषा है, इसका रामायण में कुछ उल्लेख दिखता है क्या? रामायण में आपको सभी प्रबुद्ध जनों को ध्यान होगा, काकभूषुंडी जी जो काकभूषुंडी जी को जो रामचंद्र जी वरदान मिलता है, उस वरदान पे बस मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब ते सब ही कर। अब देखिए, इसमें जो हमने चर्चा करी थी, ज्ञान विज्ञान और उनके चरित्र रहस्य और विभाग, यानी सीधा सा इसको हम कहें कि ज्ञान विज्ञान को उनके चरित्र और रहस्य और विभागों के सहित जान लेना ही यह काकभूषुंडी जी के लिए सहज हो जाएगा। श्री राम ने काकभूषुंडी जी को यह कहा था कि भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग और लीलाओं के संदर्भ में कहा था, मैंने खाली यहाँ इंजीनियरिंग से संबद्ध विज्ञान ले लिया है, एक विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान उसके रहस्य तथा विभाग, इन के भेद को तू जान जाएगा। अब देखिए, इंजीनियरिंग की परिभाषा का अगला पक्ष देखें तो ये और अधिक रोचक है। अब अर्जित ज्ञान विज्ञान के द्वारा, जैसा हमने पहले भी परिभाषा में देखा ही है कि दैनिक उपयोग के साधन, जैसे घर क्या है, इसको हम इंजीनियरिंग की भाषा में बोले तो अपने आप के रहने का साधन है। फिर वाहन क्या है, इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आवागमन का साधन। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ने आपका आवागमन का साधन सरल कर दिया है। फिर मशीन कंप्यूटर, ये सब आपके विभिन्न काम करने के साधन। इनको अधिक सुगम या कष्ट रहित बनाना ही वस्तुतः इंजीनियरिंग है। ये बिल्कुल सरल सी डेफिनेशन है। अब मनुष्यों के लिए उपयोग में आने वाले साधनों में होने वाले कष्टों को निरंतर दूर करना ही इंजीनियरिंग है, हम ये कह सकते हैं। और शॉर्ट करें या सर्वोच्च आउटपुट क्या है इंजीनियरिंग का, तो साधन का कष्ट ना होना, इन सबको जनरलाइज करें तो। अब आप देखिए कि इंजीनियरिंग साधन का कष्ट न होना, आपने जो पहले हमने पंक्तियां देखी थी तुलसी जी की, तो अब इंजीनियरिंग से रामायण पे आते हैं तो यहाँ पे अंतिम पंक्ति में कह दिया, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। साधन का कष्ट नहीं होगा, ये एग्जैक्टली इंजीनियरिंग की डेफिनेशन का शब्द है, जो हमको भुषुंडी जी के प्रसंग में बिल्कुल स्पष्ट जानने को मिल जाता है। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, इसी के रहस्य के जानकर साधन का, और इंजीनियरिंग भी यही है कि जब हम विज्ञान के रहस्य और उसके चरित्र को भेद सहित जान लेते हैं तो फिर साधन का कष्ट दूर हो जाता है। तो यदि रामायण में यही उल्लेख मिलता है तो ये हम क्यों ना माने कि ये इंजीनियरिंग की जो आधुनिक व्याख्या है, बिल्कुल उसी से ये मिलती जुलती विषय वस्तु है। ज्ञान विज्ञान उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से जान जाएगा, और फिर क्या होगा इसकी फलश्रुति की तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज पे और ध्यान दिला दूं कि यहाँ पर मुख्यतः रामायण का एक बहुत ही प्रिय शब्द है ज्ञान भक्ति। ज्ञान आएगा वहां भक्ति भी साथ में आएगी। तो यहाँ पर ज्ञान के साथ ये भक्ति के परिप्रेक्ष्य में भुषुंडी जी को वरदान दिया है। ये बिंदु भी आप याद रखेंगे तो एक और आगे चल के एक बहुत रोचक बात आपको पता चल सकती है। अब ये सब इंजीनियरिंग का हमने पता किया कि मनुष्यता के उपयोगी, और रामायण में इतने सब्जेक्ट है तो ये एक झलक में स्लाइड में रखी है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग, हाईवे इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, मेरीन कंस्ट्रक्शन, अर्बन एंड टाउन प्लानिंग, ये सारी चीजें हमको इसमें आसानी से मिल जाती है। इन सबसे रिलेटेड पॉइंट्स हमको रामायण में मिलते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि मनुष्यता का भला होना है, तो ये
यहाँ सीधे से लिंक बैठती है कि मनुष्यता का भला इन्हीं चीजों से होता है, मनुष्य की प्रसन्नता, अच्छा स्वास्थ्य रहे, फिर शुद्ध पर्यावरण रहे, प्राकृतिक संतुलन, और ये सब चीजें जितनी इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई है आप खुद देखेंगे तो पाएंगे कि इन सब लक्ष्यों में इंजीनियरिंग का ही महत्व है। और रामायण इन सभी तत्वों को इंजीनियरिंग शिक्षा और कार्यों में शामिल करती है। अब हम इस पूरे परिचय के बाद रामायण में प्रवेश करते हैं। तो ये वाल्मीकि रामायण में यदि और विस्तार से है, मैंने आपको बता दूं कि मैंने इस शोध के लिए तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण दो ही मुख्य ग्रंथ लिए हैं, और इन दोनों को मैंने जब देखा तो दोनों में बातें एक दूसरे के पूरक ही लगी। जो कुछ तुलसी रामायण में कुछ सूत्र थे तो उनका उत्तर हमें वाल्मीकि में मिल जाता है, कहीं वाल्मीकि में कुछ संकेत हैं तो उनका उत्तर हमें तुलसी रामायण में मिल जाता है। तो हमारे महापुरुषों ने तो इतना अच्छा लिटरेचर हमारे सामने रखा है। अब रामायण के कुछ उदाहरण हम देख लें तो रामायण के आरंभ में राम की जन्म की पृष्ठभूमि में किया सबसे बड़ा जो सबसे पहला कार्य है, जब यज्ञ होता है, यज्ञ के भी पहले सिविल निर्माण, जो यज्ञशाला और इतने सारे राजाओं के रहने की जो वो बनती है स्थान, वो सब जो है सिविल इंजीनियरिंग निर्माण का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि मैं सब चीजें विस्तार में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत समय की भी सीमा है और बहुत चीजें हैं। तो जो है ये सिविल निर्माण है, और उसके बाद रामायण के अंतिम भाग में राम जब प्रस्थान करते हैं अपने साकेत लोक के लिए, तो राम द्वारा किया गया जो अंतिम कार्य वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे वो भी एक नगर निर्माण करवाया है राम। तो ये रामायण की एक सबसे बड़ी विशेषता है, तो सिविल इंजीनियर्स का तो ध्यान जाना ही चाहिए था, इसी हिसाब से मेरा भी ध्यान गया है। दूसरा देखें तो हमारे राम के बाद चारों भाई जो हैं, वो चारों भाई हम सबके बड़े आदर्श होते हैं, तो इन चारों भाइयों ने भी रामायण में सिविल इंजीनियरिंग निर्माण से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। अच्छा, जब इनके भाइयों की बात होती है रामचंद्र जी के, तो लक्ष्मण जी हम सबका प्रिय कैरेक्टर होते हैं। तो आप सब को यदि जानते हो या जो न जानते हो कि रामायण में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से राम का बड़ा अच्छा रोचक रिश्ता रहा है, और समय समय पर हमें अलग अलग भावनाएं मिली है। लेकिन मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ते समय इतना खुशी का अनुभव हुआ कि मुझे, जो मेरे सीमित ज्ञान से कह सकता हूँ, शायद आपने भी अनुभव किया हो कि राम, आप भी सोच के देखिए थोड़ा सा कि रामायण में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से अत्यधिक प्रसन्न और संतुष्ट किस अवसर पर होते हैं। अब हो सकता है मेरा पूर्वाग्रह हो, लेकिन आप देखिए, आप भी सोच के देखिए। अच्छा, प्रसन्न होने पे वो कहते क्या होंगे आप सोचिए। बहुत ही अच्छा, यानी मुझे तो लगा कि रामायण में मुझे इतना अच्छा तो बहुत, यानी सौभाग्य से ये मिला। आप शब्द पे ध्यान दीजिए कि लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मरे नहीं, और लक्ष्मण के रूप में वे अभी भी जीवित ही है। अब बताइए, अपने छोटे भाई की बढ़ाई कोई बड़ा भाई उसकी तुलना पिता से करके, और पिता की मृत्यु के बाद कि इस छोटे भाई के रूप में मेरे पिता अभी जीवित हैं, और वो भी राम जैसा बड़ा भाई और लक्ष्मण के लिए कह रहा है, तो मुझे तो लगता है कि ये भातृ प्रेम की पराकाष्ठा हमें दिखती है। अब यहाँ मेरे लिए खुशी की बात इसलिए बन जाती है कि ये राम ने जो वचन कहे वो एक लक्ष्मण के विशिष्ट निर्माण कार्य से ही प्रसन्न होकर कहे। ये जो पंचवटी में लक्ष्मण जी जो रामचंद्र जी के लिए कुटी बनाते हैं, वो कुटी रामचंद्र जी अंदर आके देखते हैं, कुछ क्षण रुकते हैं, और फिर ये कहते हैं, तो ये तो निश्चित ही। अब मैं यहाँ पर जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये है, आज हम इंजीनियरिंग में बच्चे को मकान बनाना सिखाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या इंजीनियरिंग पढ़ के बच्चा मकान बनाना सीख ही जाता है क्या। पहले इस बेसिक क्वेश्चन से ऊपर आए तो क्या आज की इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को हम ये सिखा पाते हैं कि उनके कार्यों से समाज में प्रसन्नता भी आना चाहिए। ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं होता, तो ये कौन बताएगा। सिलेबस की भी लिमिटेशन है कि सब चीजें नहीं डाल सकते, इसीलिए रामायण यहाँ पूरक बनती कि हम बच्चे को बताएं कि भाई आपके कार्य से समाज में प्रसन्नता भी आना चाहिए। अब रामायण के कुछ रोचक उदाहरण। अच्छा, बीच में एक मैं थोड़ा सा पूछ लूं आपसे, क्योंकि ये बिल्कुल नया विषय है, आप लोगों को सरल तो पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, एक आध कोई बता दे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मनीष जी, एकदम क्या बढ़िया रामायण और इंजीनियरिंग को कैसे मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ा है, ये तो अद्भुत है। जी धन्यवाद धन्यवाद। बस क्योंकि ये वन साइडेड चलता है इसलिए मैं जान रहा था कि बस बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं हम। तो रामायण से अब कुछ रोचक उदाहरण ले लेते हैं। ये कुछ
जो है, अब ये देखिए, एक रामायण में यात्रा है बहुत अच्छी, ग्राम स्वराज से राम राज्य की यात्रा में इसको मानता हूँ, क्योंकि राम राज्य जो अंतिम लक्ष्य रामायण में प्राप्त हुआ है, वो देखा जाए तो भरत जब चित्रकूट के लिए चलते हैं वहीं से शुरू हो जाता है। हालांकि पुस्तक में तो मैंने एक चीज और व्यक्त करी है कि बालकांड से ही इसकी भूमिका मिल जाती है कि कैसे राम राज्य का तरफ ये पूरी कथा जाती है। तो जो भरत की चित्रकूट यात्रा है वो तो ग्राम स्वराज, जो आज गांधी जी का दिया हुआ शब्द है, और राम राज्य तो हम सभी परिचित हैं, तो ये ग्राम स्वराज से ही होकर राम राज्य का रास्ता जाता है। कैसे? तो राम से मिलने जब भरत जाते हैं उस यात्रा में, आश्चर्य हो सकता है आपको, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसमें किया गया है। और उसमें दूसरी चीज जिसकी आज बहुत बात होती है, आत्मनिर्भर भारत, तो उसमें आत्मनिर्भर समाज का भी पूरा विवरण है। ये मैनेजमेंट के कई इंस्टीट्यूट्स में मैं देता हूं, तब वहाँ ये आत्मनिर्भर वाले पे की इंटरएक्टिव सोसाइटी जो है, जिसमें एक दूसरे के सामाजिक के साथ साथ आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं, ऐसे समाज का भी चित्र है। तो अधोसंरचना विकास प्योरली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो आज हम इस पे थोड़ी चर्चा करें। इसमें एक सड़क निर्माण का कार्य भी, अधोसंरचना निर्माण में आप ये जान सकते हैं इसमें कि इसमें सब पुल बने हैं, डैम्स बने हैं, सुरंगें बनी हैं, इतने सारे कार्य हुए हैं जो जो आज हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। इसमें सड़क निर्माण का एक कार्य मैंने एक केस स्टडी जैसा लिया है, तो आप इसके, मुझे आशा है कि इंजीनियरिंग पक्ष को भी समझेंगे और मानवीय पक्ष तो उसमें है ही। आज आप सब हम इकट्ठा हैं तो आप थोड़ा रोड कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस भी जान लीजिए कि आज मॉडर्न रोड कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सबसे पहले ऊंचा नीचा ग्राउंड मिलता है, तो हम उसको लेवलिंग करते हैं, जो ग्राउंड के अप एंड डाउन रहते हैं। ये एग्जैक्टली मैंने वही पॉइंट लिए हैं जो इंजीनियरिंग में हम पढ़ाते हैं बच्चों को सिलेबस में। तो पहले लेवलिंग करते हैं, फिर उसके बाद अर्थ सॉइल की प्रॉपर्टीज, जो वहाँ की सॉइल है, जमीन है, उसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं। फिर उसके बाद हम खुदाई करते हैं, जरूरत होती है तो टनलिंग करते हैं, अलाइनमेंट सेट करते हैं कि वो सीध में है कि नहीं रोड। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज आती है क्रॉस वाटर वर्क, यानी जो ड्रेनेज होते हैं, नेचुरल ड्रेन्स, उसको हमको ऊपर से क्रॉस करना है, तो पुल पुलिया जो भी जरूरी हो वो बनाते हैं। कॉफर डैम, यानी पानी में हम काम करते हैं जब पुल बनाने के लिए, तो पानी के प्रवाह को मोड़ना पड़ता है, तो ये कॉफर डैम्स बनाते हैं, ये हम पढ़ते हैं। अब रामायण में आ जाइए, आप देखिए लेवलिंग के सामने देखिए मैंने जो श्लोक रखा है, ये 13वें श्लोक में कारीगर भरत जी जो खुद के जाने के पहले जो पूरा समाज लेके जाते हैं, तो आदेश देते हैं कि कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाए, ऊंची ऊंची भूमि को बराबर करें, बिल्कुल जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, तथा मार्ग के दुर्गम स्थानों की जानकारी रखने वाले रक्षक, जिनको आज हम सर्वेयर बोलते हैं, सर्वे इंजीनियरिंग। मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। भूमि का ज्ञान रखने वाले, अब भूमि का ज्ञान रखने वाले आप संस्कृत साहित्य में पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल सॉइल, आज के जो सॉइल इंजीनियर हैं उनके गुण आते हैं। अब देखिए आप सूत्र कर्म विशेषज्ञ, भूमि का ज्ञान रखने वाले यानी कि ये भूमि प्रदेशज्ञ, आप संस्कृत के शब्द भी देखिए, तो भूमि का ज्ञान रखने वाले यानी बिल्कुल सॉइल इंजीनियर। सूत्र कर्म यानी सूत्र से अलाइनमेंट चेक करने के लिए सूत्र का ही उपयोग किया जाता है, तो ये सूत्र कर्म विशेषज्ञ हो गए। मार्ग की रक्षा करने वाले, फिर शूरवीर, फिर भूमि खोदने या सुरंग आदि बनाने वाले, फिर नदी आदि को पार करने वाले, ये बिल्कुल क्रॉस ड्रेनेज वर्क हो गया, और साधन उपस्थित करने वाले अथवा जल के प्रवाह को रोकने वाले, यानी जहां ज्यादा पानी है वहां हम बॉन्डिंग कर देते हैं, बांध बना देते हैं। वेतन भोगी कारीगर, थवई रथ और अन्य यंत्र बनाने वाले। ये और भी डिस्क्रिप्शन है, मैंने थोड़ा सा ही रखा है, मतलब कुछ रहने दिया है। फिर अब हमको दूसरी चीज जो हम बिल्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं, वो स्किल्ड मेसन लेबर, प्लांट एंड मशीनरी और साइट क्लियरिंग की प्रोसेस होती है। रोड की लेबर भी बिल्कुल अलग स्पेशल होती है, तो यहाँ रामायण में भी देखिए कि वे मार्ग निर्माण में निपुण कारीगर, आप देखिए कितना स्पेशलाइजेशन है, अपना अपना दल साथ में लेकर, क्योंकि अलग अलग दल लगते हैं, वो अनेक प्रकार के औजारों के साथ, यानी इंस्ट्रूमेंट्स भी वहां से साथ चले, बिल्कुल ये प्लांट एंड मशीनरी है। अब आप देखिए साइट क्लियरिंग जो होती है, अब हमने जो शुरू में बात करी थी कि रोड के लिए पेड़ कटते हैं और ये सब चीजें, तो यहाँ आप वर्णन देखिए कि ये लोग लताएं, बेलें, झाड़ियां, खूंट, वृक्ष तथा पत्थरों को हटाते
और नाना प्रकार के वृक्षों को काटते हुए मार्ग तैयार करने लगे। अब आपका ध्यान जा सकता है कि भाई रामायण काल में भी वृक्षों को काट के ही मार्ग तैयार हो रहा। बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं यहाँ पर यही निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ भी बैठे हों, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी को हम नमन कर सकते हैं, उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। अगले ही श्लोक में आप देखेंगे कि ये जो वृक्षों को काटने की बात कही है, तो हमें कितनी सीखने की बात है। अवृक्षेषु च देशेषु, यानी जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे वहां कुछ लोगों ने वृक्ष भी लगाए। बताइए कितना इंस्टेंट काम हो रहा है, ट्री प्लांटेशन एट द सेम टाइम। वो वृक्ष लगाने वालों की पर्यावरण के प्रति कंसर्न देखिए, और वाल्मीकि जी का डिस्क्रिप्शन में देखिए कि क्या कंसर्न उन्होंने दी है। इतनी छोटी बातें, जो बड़ी बातें हैं, उनको भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो जहां पर वृक्ष नहीं थे वो काटे, और तुरंत ही वर्णन है कि जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे वहां पर कुछ लोगों ने वृक्ष भी लगाए। यह आज हमें सीखने की बात है हमारे इंजीनियरिंग। अब हम चलें इसमें कि हम कंस्ट्रक्शन में जो करते हैं तो उसमें कटिंग फिलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है, कि जितनी भूमि हम काटते हैं आज, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ कटिंग, हम इंजीनियरिंग में बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि उतनी ही फिलिंग आए ऐसा रास्ता चूज करना चाहिए, जिससे कटिंग और फिलिंग की कॉस्ट बराबर हो जाए, तो रोड की कॉस्ट बैलेंस्ड रहे। तो यहाँ वाल्मीकि रामायण में भी बिल्कुल यही है कि वे जहां तहां ऊंचे नीचे दुर्गम स्थानों को खोद खोद कर बराबर कर देते थे। दूसरे लोग, अब ये खोदा है या दूसरे लोग कुएं और लंबे चौड़े गड्ढों को धूल से ही पाट देते, यानी बिल्कुल कटिंग और फिलिंग का बराबर बैलेंस वहां पर चल रहा है। और जो स्थान नीचे होते थे वहां सब ओर से मिट्टी डालकर वे उन्हें शीघ्र बराबर कर देते थे। बिल्कुल टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है ये यहाँ पर। अब सड़क से जैसा हम सब लोग परिचित होते हैं, हम दो तरह की सड़क बोलते हैं। एक जो डामर की सड़क होती है उसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग में फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ पेमेंट, और जो कंक्रीट की सड़क आप देखते होंगे उसको रिजिड पेमेंट बोलते हैं। तो सड़कों को हम दो ही भाग में बांटते हैं। अब ये सुन के आपको भी उत्सुकता हो सकती है कि रामायण में उस समय कौन सा पेमेंट था जो ऊपरी भाग था, बिटुमिन का, डंबर का था या फिर कंक्रीट का था। तो यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द मिलता है। मैं ये जब वाल्मीकि रामायण पढ़ के इसमें से देख रहा था, तो मेरी संस्कृत का तो विद्यार्थी हूँ नहीं, तो मैं भोपाल में और अन्य जगहों पे भी जो संस्कृत के शिक्षक और बड़े बड़े प्रोफेसर रहते थे उनसे कुछ शब्दों को समझता था। वैसे तो गीता प्रेस का हिंदी अनुवाद बहुत ही श्रेष्ठ बताया सभी ने, लेकिन फिर भी कुछ शब्दों पे अटकता था, तो मन में ऐसा लगता था कि इसका अर्थ जाने। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा रोचक लगेगा आपको, सीमेंट का संस्कृत में कंक्रीट का हमको संस्कृत शब्द भी मिल जाता है, और इतना बढ़िया शब्द है, ससुधा कुट्टिमतलः। इतना, यानी जिसको बोलना चाहिए कि साउंड कितना अच्छा करता है ये शब्द, ससुधा कुट्टिमतलः, और पूरी तरह से प्रोसेस और टेक्निकलिटी बताता है। तो ये जो है ससुधा कुट्टिमतलः शब्द जब मैंने पूछा, तो हमारे यहाँ के एक संस्कृत के प्रोफेसर ने बताया कि सुधा का इंडिकेशन होता है, सामान्यतः संस्कृत साहित्य में लेते हैं चूने से, और ससुधा लग जाता है तो उनको एकदम से ये नहीं हुआ क्लियर। बोले स क्यों लगाया, ये मैं भी सोच रहा हूँ कि ससुधा, मुझे एकदम से आ गया कि सुधा का एक मॉडिफाइड फॉर्म स लगाने से हो जाता है। तो चूने का मॉडिफाइड फॉर्म, अब चूने का मॉडिफाइड फॉर्म, सीमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है, चूने का एक मॉडिफाइड फॉर्म ही सीमेंट होता है। तो ससुधा देखिए आप कितना लॉजिकल वर्ड। और कुट्टिमतलः इसको देखें तो ये जो यहाँ लिखा है हिंदी अनुवाद में कि, अच्छा यहाँ गीता प्रेस में लिखा ही है कि कंक्रीट बिछा कर, तो ये कंक्रीट का ऐसे सूत्र मिलता है कि उससे कूट पीट कर पक्का कर दिया गया वो कंकर, और उससे चूना सुर्खी मिला के। तो डेफिनेटली कंक्रीट में यही होता है, सीमेंट और कंकर को मिला के और उसको कूट के जब हम उसको सीधा कर देते हैं तो वो कंक्रीट बन जाता है, और उसी कंक्रीट की रोड जो आजकल ज्यादातर चलती है एग्जैक्टली वही है। अब जो नहीं है आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग में, वो भी बहुत अच्छा सूत्र मिलता है कि क्या कहते हैं वहां पर कि सारे मार्ग को पताकाओं से सजा दिया गया था और उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया। अब ये तो निश्चित रूप से कि सड़क में से, मैं जब सीमेंट कंपनीज और इंजीनियर्स के बीच में ये बताता हूँ तो मैं बोलता हूँ अब हमें इस पे ध्यान देना है कि सड़क में से खुशबू भी आए। कितना अच्छा सूत्र भविष्य के लिए वाल्मीकि जी यहाँ देते हैं, और रामायण से हमको ये पता चलता है कि सड़क में खुशबू आना एक हमारे लिए स्कोप है। इस उदाहरण के बाद ये रामायण के कुछ उदाहरण हैं जो कार्य से दायित्व तक। आप में से कई लोग शिक्षा से भी जुड़े हैं, तो आज की शिक्षा में बिजनेस से भी, बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा में भी ये सूत्र बहुत
उपयोगी हैं। अध्ययन, इंटर्नशिप, अध्ययन के दौरान परीक्षण, परीक्षा होती है, फिर डिग्री मिलती है परीक्षा के बाद, फिर डिग्री मिलने के बाद नौकरी के लिए चयन होता है, फिर नौकरी में के दौरान भी एक प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उसके बाद नौकरी की जिम्मेदारियां मिलती है। इस सब में एक आता है कि साक्षात्कार के भी प्रश्न। ये जितने पॉइंट हैं ये इंजीनियरिंग में भी शिक्षा बिल्कुल इसी तरीके से होती है और एमबीए और जो भी प्रोफेशनल शिक्षा है उसके ये बिल्कुल आवश्यक काम। आप जानकर आश्चर्य कर सकते हैं कि रामायण में, और वो भी राम के ही परिप्रेक्ष्य में, एग्जैक्टली यही के यही पूरे स्टेप्स फॉलो हुए हैं। इन सब चीजों में मैं ये सब एक एक टॉपिक जो है बहुत डिस्क्राइब करने योग्य है, लेकिन मैं आज के समय की सीमा को देखते हुए इसमें से केवल 2 चीजें यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो भी शॉर्ट में। एक इंटर्नशिप और डिग्री। आज आप देखेंगे भारत में भी जो हमारी गवर्नमेंट है स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देती है, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए ये 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग। साथ में हम लोगों को एज ए टीचर ये भी समस्या आती है कि बच्चों का ध्यान इंटर्नशिप और ट्रेनिंग पे कम रहता है, जबकि जॉब के लिए पेपर में अक्सर आता है इंजीनियरों की कमी नहीं है, लेकिन जो योग्य इंजीनियर है वो 20% भी नहीं मिलते। कारण यही है कि हम इंटर्नशिप पे ध्यान नहीं दे पाते बच्चे। तो रामायण के माध्यम से राम ने भी इंटर्नशिप और ट्रेनिंग करी। अब देखिए आप, अब और रामायण में विशेषता क्या है, पढ़ाई करी उसके बाद इंटर्नशिप में किन चीजों पे ध्यान दिया जिसपे आज हम नहीं देते, इंजीनियरिंग में देना चाहिए। व्यक्तिगत गुणवत्ता का विकास, ये इंटर्नशिप का आज के हमारे नहीं होता, हम उसको फिजिकल नॉलेज देते हैं। दूसरी चीज, डिग्री प्रदान करने में 2 महत्वपूर्ण शर्तों का ध्यान रामायण हमारी तरफ खींचती है। अब रामायण में सूत्रात्मक है, हमको वो सूत्र ग्रहण करना चाहिए, ये हमारे लिए आज उपयोगी हो। तो आज ये 2 चीजों पर ही मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। देखिए आप इंटर्नशिप में क्या बोलती है, इंटर्नशिप की कार्यों के दौरान आप इंजीनियरिंग के कार्य करें, मार्केटिंग करें, ज्वर या चिंता जनित कष्ट न हो। आज फिर 40 साल 50 साल की उम्र में स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड काउंसलिंग की जाती है प्रोफेशनल्स की। तो यहाँ रामायण क्या कहती है कि बच्चे को बुखार या चिंता जनित कष्ट न हो। और ये राम के परिप्रेक्ष्य में, आपने कभी सुना कि आज राम को फलाने रावण राक्षस से लड़ना था और राम बोल रहे हैं कि लक्ष्मण जी आज तो मुझे बुखार आ गया, आप ही लड़ रहा हो? ऐसा कभी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान थे इसलिए। वाल्मीकि रामायण बताती है कि राम को ये विद्याएं दी गई थी। तुलसी रामायण में भी है जो बला अति बला विद्याएं दी थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उसका डिस्क्रिप्शन है और मैंने उसका ये लगाया है कि आज हमें, आज भी वो जरूरी है कि कार्य के दौरान ज्वर या चिंता, ज्वर को भी मैंने डिफाइन किया है कुछ दूसरे महानुभावों के रेफरेंस से, तो चिंता जनित कष्ट न हो। भूख प्यास का प्रबंधन, आज जो है प्रोफेशनल्स को खाने पीने का ध्यान नहीं होता और उनकी स्वास्थ्य बिगड़ता है, ये हमको छात्र जीवन में ही सिखाना चाहिए। फिर असावधानी के प्रति जागरूकता, और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, रूप में कोई विकृति न हो। हमने ये नहीं सुना होगा कि रामचंद्र जी धूप में और उनका रूप बिगड़ गया, 14 साल भटके, उनको ये बताया था। अब तब तो मंत्र से बता दिया, लेकिन आज हमको छात्रों को, हमको आज के व्यवहार के समय अनुसार बताना चाहिए कि ये भी ना हो। अब इस पे भी एक एक चीज बहुत डिस्क्राइब करने योग्य है। डिग्री प्रदान करने में 2 महत्वपूर्ण आज हमारी जो समस्या है सबसे बड़ी, दीनहीन के प्रति संवेदनशीलता। जैसा हमने एक स्लाइड में भी देखा कि आज की टेक्नोलॉजी तो हमें अपने घर वालों के प्रति संवेदनशील होना नहीं सिखा रही, तो दीनहीन के प्रति कैसे हम संवेदनशील होंगे। और दूसरी चीज है भ्रष्टाचार से मुक्ति की भावना। इस टॉपिक को मैं आज टच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दीनहीन के प्रति संवेदनशीलता पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि डिग्री प्रदान, ये क्यों दिलाना चाहूंगा, इसको भी मैं कनेक्ट करता हूँ। हम जो है दीनहीन को हम अपने कॉलेजों में क्यों बच्चों को ध्यान दिलाएं, तो ये सबसे बड़ा आज के विश्व में जो प्रोफेशनल मान सकते हैं आप, बिल गेट्स को मान सकते हैं। और बिल गेट्स ने सबसे उच्चतम इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण करी है, लेकिन उनको भी वहां एक अफसोस रह गया। आप जान सकते हैं कि क्या अफसोस रहा होगा बिल गेट्स को? बिल्कुल रामायण का यही पॉइंट। आप देखिए, ये बिल गेट्स का बहुत प्रसिद्ध भाषण है जो हार्वर्ड में उन्होंने दिया था, और उन्होंने इसमें कहा है कि मुझे एक बात का बड़ा अफसोस होता है। अब वो बात क्या है? बिल्कुल वही बिंदु रामायण में हमारी तरफ ध्यान खींचा गया है। जब मैंने कैंपस छोड़ा तब मैं उन लाखों लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता था जो विकासशील देशों में गरीबी और बीमारी में रहते हैं। बताइए, ये समस्या मतलब रामायण में वर्षों पहले इंगित कर दी गई थी, जो बिल गेट्स आज खुद के अनुभव से बता रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये।
हमको इंजीनियरिंग में क्यों नहीं डालना चाहिए, ये जब बिल गेट्स ये कहते हैं, तो क्या है इसको हम करें तो समस्याओं को जानना, समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और फिर उनका उत्थान। आज हर सरकार बोलती है गरीबों का उत्थान, क्यों नहीं हो पा रहा? सबसे बड़ी चीज ये है कि हम उनकी समस्याओं को ही नहीं जानते। जानना जरूरी है। बिल गेट्स तक इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में नहीं जान पाए, तो हमें तो आज अपनी छोटी मोटी इंस्टीट्यूट से ही ये शुरू करना चाहिए। मैंने पुस्तक में इसके उपाय भी बताए हैं। और तो ये दीनहीन के प्रति संवेदनशीलता के तरफ में इसलिए, अब ये कैसे, इसको देखिए आप, जो ये यहाँ पर जो राम ने विद्या अध्ययन किया, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, ये सब हम परिचित है। फिर जब राम ने, इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है और इंटर्नशिप, विश्वामित्र जी जब उनको ले जाते हैं वन में, तो वहां पर देखिए वो प्रशिक्षक के रूप में, अच्छा ये ट्रेनिंग कैसी थी ये भी मैं आगे बताऊंगा। तो मार्ग में चलते हुए क्या हुआ, विश्वामित्र जी ने ताड़का नाम की राक्षसी दिखाई, जिसे राम ने एक ही बाण में मार दिया। अब एक बाण में तभी मार सकते थे जब उन्होंने स्किल ली हो अच्छी और विद्या अच्छी हो उन्होंने। लेकिन यहाँ पे राम की विशेषता क्या उभारते हैं तुलसीदास जी, दीन जानी तेहि निज पद दीना। रामचंद्र जी ने मार दिया, ये तो एक विशेषता थी, उनकी स्किल थी, लेकिन उनमें संवेदनशीलता क्या थी कि ताड़का को उन्होंने दुश्मन नहीं जाना। दीन जानी तेहि निज पद दीना, जिसको मार रहे हैं उसको भी दीनता जान रहे हैं। तो हम तो जिनसे डील करना है, हमारे समाज के दीनहीन, उनकी तरफ तो ध्यान जाना ही चाहिए। इससे हुआ क्या, ये डिग्री से मैं क्यों जोड़ता हूँ इसको, कि ताड़का को मार दिया। अब राम ने जब ताड़का को मारा तो तुलसीदास जी के शब्द तो हम सब इस कार्यक्रम में, ओम जी के इस कार्यक्रम में तुलसीदास जी के शब्दों को तो हम बारंबार नमन करते ही हैं विभिन्न गुणी वक्ताओं के द्वारा। तो तब ऋषि निज नाथ ही जी चीना, कब, जब उन्होंने दीन जाना। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब जब उन्होंने जब चिन्हित कर लिया कि ये प्रभु है, यानी ये विद्या इनको सही आ गई है, तो अब राम के इस परीक्षा में सफल होते हुए क्या हुआ, बिल्कुल वही जो आज भी होता है। यानी आज भी विद्यार्थी यदि फाइनल ईयर की परीक्षा में सफल हो जाता है तो उसे एक बड़ा प्रोग्राम करके और संबंधित यूनिवर्सिटी से डिग्री दी जाती है, डिग्री यानी उपाधि। तो यहाँ तो विश्वामित्र जी से गुरु के रूप में पूरा शिक्षा और ज्ञान का विद्यालय ही उपस्थित था। तो फिर और छात्र थे राम, तो उनको डिग्री देने में देर कैसे लगती है, एक सेकंड की भी नहीं लगी साहब। देखिए तुलसीदास जी अगली पंक्ति में कहते हैं कि जैसे ही उनको जाना वैसे ही विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। अब ये विद्या निधि देखिए आप, विद्या निधि डेफिनेटली विद्या निधि ही उपाधि है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज और है, मैं कभी गूगल सर्च किसी और रेफरेंस में कर रहा था, तो यानी गूगल की जानकारी, इसलिए मैं एकदम दावे से तो नहीं कहता। विद्या निधि एक देश में ज्ञान विज्ञान में पारंगत व्यक्ति को वास्तव में एक सम्मान दिया जाता है, उसका नाम विद्या निधि है, और वो देश शायद श्रीलंका है। तो विद्या निधि बिल्कुल डिग्री, विश्वामित्र जी ने वही विद्या निधि कहा है, राम तुरंत डिग्री दी है, उपाधि दी है विद्या निधि। अब ये डिग्री हो गई, और कब दी है, जब उन्होंने दीन को जान लिया, दीनता। ताड़का में दुश्मनत्व नहीं देखा उन्होंने, दीनता देखी। अब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज देख लें कि ट्रेनिंग कैसे है। तो विश्वामित्र जी के सानिध्य में ही राम ने यज्ञ रक्षा, अहिल्या उद्धार, जनकपुर यात्रा, धनुष भंग ये सब किया था, जो मेरे हिसाब से ऑन जॉब ट्रेनिंग का ही पार्ट है, क्योंकि गुरु जी की सतत उपस्थिति में सब हुआ है। अब ये विश्वामित्र जी की उपस्थिति में हुए सब कार्य ट्रेनिंग कैसे हैं, इसका हम देख लें कि आज हम ट्रेनिंग किसे कहते हैं। किसी सीनियर की उपस्थिति में वास्तविक और बड़े कार्यों को संचालित करने को दिया जाता है जब जॉब में लग जाता है व्यक्ति, और सीनियर उसमें जो जो गलती होती है वो सुधारते जाता है। अब देखिए आप कि राम के विवाह के बाद जब सब माताएं मिलती हैं तो राम ने इतने बड़े बड़े कार्य कर लिए, तो माताएं क्या कहती हैं, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। ये सारे काम जो पहले यज्ञ रक्षा वगैरह किए थे, ये केवल गुरु विश्वामित्र की कृपा से ही सुधारे गए हैं। तो हमारी आज की डेफिनेशन जो है ट्रेनर द्वारा सुधार करवाते हुए, तो ये बिल्कुल ट्रेनिंग ही स्पष्ट होता है कि रामचंद्र जी की ट्रेनिंग है। कार्य से तो होता ही है, माता जियों ने और स्पष्ट कर दिया। अब समय हमारा होता जा रहा है, मुझे कंक्लूड भी करना है। तो चित्रकूट के ये एक और इंजीनियरिंग का एक सर्वे भी होता है, कि इसमें सर्वे में क्या होता है कि 4 स्टेप्स अपनाई जाती है। किसी भी नए स्थान पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो मैप स्टडी, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे और डिटेल्ड सर्वे। आप आश्चर्य कर सकते हैं, रामायण में आधुनिक इंजीनियर में पढ़ाने वाले ये चारों स्टेप राम को जब चित्रकूट के लिए जाना था
तो उन्होंने, आपको मालूम ही है, भारद्वाज जी से पूछते हैं वो कि कहीं मत जाएं, और वाल्मीकि जी के आश्रम में आके पूछते हैं कहूँ ना, सब निकेता अपने रहने के स्थान का पूछते हैं। तो रोड और मकान के लिए चारों सर्वे इसी क्रम में रामायण में हुए हैं। मैं चारों नहीं बताऊंगा, केवल आज मैप स्टडी का आपको उदाहरण। मैप स्टडी में हम क्या करते हैं कि लोकेशन पे जाए बिना पहले जो वहाँ की उपलब्ध जानकारी रहती है उसके नक्शे में हम जगह चिन्हित कर लेते हैं कि हमें कहाँ प्रोजेक्ट लाना है। अब वाल्मीकि के आश्रम में क्या राम गए थे तो क्या नक्शा या जानकारी उपलब्ध थी? तो इसका जवाब पहले तो थोड़ा सा क्लियर कर ही दिया है कि वाल्मीकि का गुण क्या बताया कि तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा। तो जो त्रिकालदर्शी है उसके लिए आगे ही थोड़ी दूर पे जो चित्रकूट है उसके भूभाग को देखना क्या मुश्किल है। तो रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम में जाके यही मैप स्टडी के लिए जाते हैं। लेकिन अब मैंने मैप स्टडी नाम दिया है तो आप लोगों की भी उत्सुकता होगी कि नहीं साहब नक्शा ही दिखाओ आप तो, कि कहाँ नक्शा देखा, क्योंकि मैप स्टडी नाम लिया है तो चलिए आगे नक्शा भी देख लेते हैं। आज हम ये सब चीजें, जानकारी आगे की जगह की गूगल मैप पे देखते हैं। आप सभी परिचित होंगे, किसी का भी घर देखना हो, कोई जमीन देखना हो, और ये सब चीजें पहले तो जो है डेस्कटॉप पे होती थी, अब तो लैपटॉप, और लैपटॉप से हमारे मोबाइल पे ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि सारा विश्व हमारे हाथ में, बताओ कहाँ जाना है अभी, इसमें हम देख के बताते हैं वो जगह कैसी। अब वहां पर वाल्मीकि जी के गुण बताते हुए राम ने साफ कहा, विश्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा, विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान ही है। अब वाल्मीकि जी को विश्व वैसा ही दिखता था जैसे हाथ पे बेर रखा हो। आज हम ब्लैकबेरी मोबाइल में देखते हैं, वहां तो बेर कहा गया है। तो परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मैप स्टडी है ये कि हाथ में रखे हुए बेर में वाल्मीकि जी जब राम के देखने का स्थान बताएंगे तो निश्चित रूप से वो वही होगा जो आज हम गूगल मैप पे देखते हैं। तो इस तरह के कई चीजें इसमें है। और मैप स्टडी द्वारा देखिए, ऐसा नहीं कि खाली बात, फिर उन्होंने राम को क्या बताया, हाथ में बेर की तरह विश्व देख के, वहाँ सब सुविधा है, सुहाना पर्वत है, वन है, पशु पक्षियों के विहार है, मंदाकिनी नाम की पवित्र नदी है, और वहाँ पे कौन लोग रहते हैं, मुनिगण भी वहाँ रहते हैं। और इसके अलावा भी तुलसीदास जी का मन नहीं भरा तो उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत जानकारी नहीं दी, अपरिमित महिमा वर्णन की है। तो मैप स्टडी से हम अपरिमित जानकारियां ही लेते हैं, यहाँ तो उससे भी ज्यादा जानकारी उपलब्ध करवाई गई। तो ये जो है ये सर्वे का एक, मैंने थोड़ा सा चीजें प्रस्तुत कर रहा हूँ यहाँ आज में। अब ये कुछ चीजें और है जो हमने बहुत कम रामायण में देखी गई है। आपको आश्चर्य होगा, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग यानी खनन, और इंजीनियरिंग जियोलॉजी, इन तीनों का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। और ये आज हमारे विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इसकी समस्या की एक झलक आप इससे देख सकते हैं। मैं पेपर की कटिंग से इसलिए जोड़ता हूँ कि ये बहुत सामान्य बातें हैं। आप जरा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कनेक्ट होती रामायण। धरती का दोहन आप सोचिए कि कितना टन हो रहा है, और इस समस्या को रामायण में केवल वर्णन ही नहीं है, वर्णन के साथ इस इशू से संबंधित समस्याएं क्या क्या है ये भी बताया है, आज की, बिल्कुल आज की, और समस्या का समाधान भी दिया है। ये प्रसंग कौन सा है आपको जानकर बहुत आनंद आएगा, गंगा अवतरण का प्रसंग है। ये मेरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है शायद, और मेरे पास ज्यादातर लोगों के फोन इसी को पढ़ने के बाद आते हैं कि गंगा अवतरण का प्रसंग सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग और जियोलॉजी का बिल्कुल पक्का उदाहरण है, और समस्या के समाधान सहित। ये कुछ दूसरे विषय हैं जो आधुनिक संदर्भों में कम जाने गए हैं, ये टेक्निकल प्योर विषय हो जाएंगे, मैं खाली इसकी झलक आपको दे रहा हूँ। दूसरा एक है, ये तो एक टॉपिक ही है, पर ये मैं बता दूं आपको, एक संकेत मात्र करते चलूं कि हनुमान जी ने जो लंका की छलांग लगाई थी, तुलसी रामायण में एक पंक्ति है, यही गिरी चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंत। बहुत अच्छी पंक्ति है, लेकिन हनुमान जी के बारे में सोचिए, इतने बड़े वेग से जब वो वजन से छलांग लगाते हैं तो क्या वहां पे जिस चीज पे वो खड़े रहते हैं उसकी मजबूती हमको कितनी चाहिए हो। वो क्योंकि हनुमान जी के कोई भी पैरामीटर नॉर्मल नहीं थे, उनका वजन और छलांग। और खासियत यह है वाल्मीकि रामायण, इसमें हमें इसका सूत्र का उत्तर देती है कि वहां पर हनुमान जी ने बकायदा साइट सिलेक्शन किया है, और साइट सिलेक्शन में उन्होंने महेंद्रगिरी पर्वत इतना अच्छा चुना है जिसमें सब स्ट्रेंथ के जितने भी पैमाने थे वो मौजूद थे, और जो नहीं थे वो हनुमान जी ने वहां इम्प्रूव किए। इंजीनियरिंग की और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, उसमें देखिए आप लिखा है कि हनुमान जी का मन वेग पूर्वक छलांग मारने की योजना बनाने में लगा था।
यानी पूरी प्लानिंग से उन्होंने उस पर्वत को सुधारा है। बहुत रोचक हो जाता है जानना, पर मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा। ये सिविल इंजीनियरिंग की कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन सारी चीजें आती है, डेफिनेशन से ही मिलाई है कि जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो वाल्मीकि रामायण में थी। आप चित्र से समझ सकते हैं, हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि यदि कोई वजन किसी पहाड़ पे यदि आएगा तो वो 3 कंडीशन में फेल हो सकता है। या तो उसका ऊपरी भाग कमजोर हो तो वो स्लाइड हो जाता है, ये चित्र के माध्यम से आपको समझ। दूसरी चीज, यदि वो पहाड़ अपने आप में कमजोर हो तो वो क्रश हो जाएगा। और तीसरी चीज, मजबूत हो लेकिन वजन एक तरफ आने से वो ओवरटर्न हो जाएगा। ये तीनों चीजें न हो, इसके लिए जो जो जरूरी उपाय थे हनुमान जी ने वो सभी वहां किए हैं। और वो सारे उपाय हम सॉइल स्टेबलाइजेशन, कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, रीइंफोर्स्ड अर्थ के अंतर्गत हम सिविल इंजीनियरिंग में आज पढ़ते हैं, मॉडर्न सिविल। ये भी टॉपिक बहुत बड़ा है, उसमें ये सारे पॉइंट्स किए हैं। मैं इनकी डिटेल में व्याख्या बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि अब 5-7 मिनट ही बचते हैं, तो मैं इसको अंतिम चरण की ओर ले जाऊंगा। ये देखिए, आप बस ये जान लीजिए, कंसोलिडेशन की जो हम परिभाषा पढ़ते हैं कि ये मिट्टी के छिद्रों से उसका पानी निचोड़कर बाहर निकल जाने से मिट्टी का सघन और मजबूत होना, इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है। और हनुमान जी ने बिल्कुल महेंद्रगिरी पर्वत पे ऐसा ही दबाया है उसको कि पूरा पानी निकला है उसमें से बाहर। तो ऐसी कई चीजें, फाइबर रीइंफोर्समेंट हुआ है, सॉइल स्टेबलाइजेशन हुआ है, ये मैंने डिटेल में उसको पुस्तक में इसको बताया है। यहाँ मैं आपके सामने खाली परिचय रूप में रखा। ये इस तरह से, ये भी एक बड़ा है, टाइम कम है तो आगे चलते हैं। फिर जो है रीइंफोर्समेंट का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है, लेवलिंग ऑफ प्लेटफॉर्म भी मिलता है और टेक ऑफ की भी। अब हम कुछ इसके अंतिम पार्ट पे जा रहे हैं, तो 1-2 बिंदु और पूछ करते हैं। रामायण में एक सर्टिफिकेट दिया गया, तुम में नया नगर निर्माण करने की शक्ति है, तुम सुंदर नगर बसा सकते हो तथा अत्यंत उत्तम जनपदों की स्थापना भी कर सकते हो। ये सर्टिफिकेट दिया है राम ने। अब ये राम के द्वारा सर्टिफाइड इंजीनियर कौन है? तो ये भरत जी है। और भरत जी ने नगर कौन सा बनाया है? तो मथुरा नगर, जो आज भी इतना अच्छा है। और दूसरा केस क्या है इसमें, जो आप लोगों के फायदे की चीज है, कि हम मकान बनाते हैं तो हम कई बार कंफ्यूजन होता है कि टेक्निकल सहयोग लें। इंजीनियरों की रेपुटेशन भी कई बार ऐसी होती है कि यार इंजीनियर से अच्छा तो नॉन टेक्निकल ही बना। अब रामायण में दूसरा केस क्या आता है, एक व्यक्ति है जो मूढ़ है, विद्या विहीन है, अपने बड़े भाइयों की सेवा भी नहीं करता था और मंदबुद्धि भी था। अब सामान्यतः समाज में एक धारणा होती है कि ये जिसमें जिस लक्षण हो उसको ठेकेदार बना दो, तो वो जो कुछ नहीं करता वो ठेकेदारी तो कर ही लेगा। तो ये इतनी पुरानी परंपरा है। और ये ऐसे व्यक्ति को जब एक नगर निर्माण करता है, बनवाता है, और ये उस नगर की परिणति क्या होती है, और जो भरत जी नगर बनाते हैं उसकी मथुरा के रूप में आज तक भी वो नगर कितना अच्छा है, जहाँ भगवान कृष्ण का भी अवतार होता है। और ये मूल विद्या विहीन, ये सब रामायण के शब्द है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखे। ये भी एक ऐसे व्यक्ति ने भी नगर बनाया है और वो नगर कुछ ही दिनों में नष्ट हो गया। तो ये एक हमको आज बहुत अच्छी रोचक जानकारी इससे भी मिली। अब जो रामायण में चले तो तुलसी रामायण के तो मुख्य है दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। ये तीनों तापों की अनुपस्थिति, इस पे अलग से ही मेरा एक प्रेजेंटेशन है, स्मार्ट सिटी के रेफरेंस में मैं देता हूँ। ये आदर्श सिविल, आप देखेंगे तीनों ताप दूर करने में 70 से 80% योगदान सिविल इंजीनियरिंग के चीजें यदि सही हो आपके शहर में, तो आपको ये तीनों ताप नहीं हो। अच्छा, रामायण में कोरोना हम सबने भुगता है, उस रेफरेंस में देखिए आप कि रामायण में जो रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण जी नगर बनाते हैं तो उसमें साइट सिलेक्शन में वो क्या कहते हैं, ऐसी साइट चुनो जहां पर किसी रोग व्याधि का डर भी ना हो। ये हमको आज की इंजीनियरिंग में सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग के साइट सिलेक्शन में ये पॉइंट नहीं है कि रोग व्याधि से रहित साइट कैसी होगी। और निर्माण करने में क्या पैरामीटर तय करते हैं रामचंद्र जी? आरोग्यवर्धक नगर हो और रोग मुक्त शहर हो। बताइए, आज हमको सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हमको खोज करना चाहिए कि रामायण में जब ये पैरामीटर बताएं तो हम इनको कैसे अचीव। अब ये रोग पे से आ जाएं तो अब हम इसको तुलसी रामायण की तरफ ले चलते हैं। लास्ट पार्ट है इसका ये, कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये तुलसीदास जी का स्पष्ट सूत्र है। अब ये मोह जाएगा कैसे? तो आप ध्यान दीजिए, रामायण में आप सबका ध्यान गया ही होगा, आज मैं विशेष परिप्रेक्ष्य में लाता हूँ। ये मोह जाने के 10 उपाय होंगे, लेकिन रामायण में
तो एक ऐसा घर है, अब घर तो सिविल इंजीनियरिंग का ही उदाहरण होता है, जिसमें अब घर भी कैसा विशिष्ट, जिसमें जाने से मोह जाता है नहीं, उसमें रहने से मोह जाता है नहीं, उसमें कोई कर्मकांड पूजा करने से मोह जाता है बिल्कुल नहीं। उस घर को दूर से देखने मात्र से ही सारा मोह संचय और भ्रम चले जाते हैं। देखी परम पावन तब आश्रम गयो मोह संचय नाना भ्रम। बताइए आप, कितने उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी वाले घर का वर्णन है, जिसको दूर से देखने से ही आपके सारी नेगेटिव भावनाएं चली जाती है। आज हम वास्तु का कहते हैं कि इस दिशा में ये कमरा बना लो, उस दिशा में वो कमरा बना लो। यहाँ तो साहब घर को देखने से ही सारे मोह संचय भ्रम सब चले जाते हैं, पूरी नेगेटिविटी चली गई। तो ये मैं जो आप सबका ध्यान इस पे चाहता हूँ कि ये केवल सिविल इंजीनियरिंग से ही नहीं होगा, बहुविषयक ज्ञान जो आज की शिक्षा नीति का भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज, इसकी तरफ हमें आना पड़ेगा। ऐसा घर बनाना सिविल इंजीनियरिंग का डेफिनेटली लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चिकित्सा विज्ञान, वास्तु, समाज विज्ञान सभी का योगदान होगा और समाज के सभी वर्गों को एक साथ आके इंजीनियरिंग से जुड़ना चाहिए, यही मेरा आग्रह रहता है। अब हम थोड़ा सा एक और, ये भुषुंडी जी का मैं जिक्र इसलिए करने से रोक नहीं पाता, भुषुंडी जी मेरा प्रिय पात्र है रामायण में और पूरा इंजीनियरिंग में गुथी हुई उनकी कहानी है। तो यहाँ तो मैं खाली एक बिंदु लूंगा, अब इसके अंतिम भाग है, बिल्कुल स्लाइड है, कि भुषुंडी जी की यह अकाल से महाकाल की यात्रा मैंने इसको नाम दिया है। तो ये अविद्या ही जो है, ये जो कहते हैं कि ये जो कैसे मोह जाते हैं कि अविद्या से। अब ये रामायण में रामचंद्र जी भी जो नगर निर्माण करते हैं, तो वहाँ कौन सा गुण उभरता है उनका, वो कहते हैं कि जो निर्माण करता है उसको क्लेश रहित होकर निर्माण करना चाहिए। रामचंद्र जी भी इस पे जोर देते हैं। तो क्लेश का तो जो आप जानते ही हैं सब, कि जो पतंजलि योग सूत्र में है, ये सारे क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये जैसा अभी शुरू में भी जिक्र हुआ था, ये सारे क्लेश मिटाने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू गीता में, ये भी एक इंजीनियरिंग का एक विषय है, इसलिए मैंने उल्लेखित किया कि इंजीनियरिंग से भी हम इन क्लेश को देख सकते हैं। रामायण में आए तो यहाँ की एक प्रक्रिया देखिए आप, रोग व्याधि जो होते हैं बताया मोह से, मोह जो अविद्या से होता है, और अविद्या कैसे आती है, क्लेश, क्लेश का एक पार्ट है, जो 5 क्लेशों में ही एक अविद्या है। तो अविद्या जाए कैसे, क्लेश जाए कैसे, इसका सबसे अच्छा समाधान रामायण देती है कि बिनु हरि भजन न जाए ही कलेशा। रामायण का मुख्य जो लक्ष्य है वो भक्ति ही है, भजन और भक्ति। और भक्ति ही मैं मानता हूं कि जैसे ज्ञान का प्रगटीकरण भक्ति है, वैसे ही विज्ञान का जो प्रगटीकरण है, विज्ञान का जो साधन रूप में प्रगटीकरण है, वही इंजीनियरिंग है। ये ऐसा रामायण में हमको कई जगह अनुभव आता है। तो अब प्रोफेशनल्स के बीच में जब मैं ये बताता हूँ तो एक प्रश्न उठता है कि हम इंजीनियर्स या प्रोफेशनल भजन करें या अपना काम करें। तो मैं आखिरी में यही स्लाइड उनको बताता हूँ कि जिस तरह से ज्ञान का व्यवहार में प्रकट होना भक्ति कहलाता है, उसी तरह से विज्ञान का व्यवहार में प्रकट होना ही इंजीनियरिंग है। बस उसमें मानवीय तत्व आ जाए कैसे, जैसे कबीर की चादर विश्वेश्वरैया जी ने जो निर्माण किए, अब्दुल कलाम साहब की जो तकनीक थी, श्रीधरन जी ने जिस तरह से मेट्रो बनाया, तो ये कबीर की चादर बनाते समय उन्होंने अपना चादर बनाना काम नहीं छोड़ा, पर उसको काम को उन्होंने भक्ति की तरह ज्ञान को जो प्रकट किया, चादर बनाने का भी और अपना ब्रह्म ज्ञान। तो यही हम लोगों की वो होना चाहिए, सभी का उद्देश्य कि हमारा ज्ञान जो है भक्ति में हो। अब ये आखिरी स्लाइड, बिल्कुल लास्ट स्लाइड इसकी है, उसमें मैं एक और अच्छे शब्द की ओर आपका ध्यान, रामायण के आप सभी प्रेमी गुणीजन हैं, आपको नमस्कार करते हुए मैं कहता हूँ, याद दिलाता हूँ कि रामायण में ज्ञान और भक्ति बार बार शब्द आता है, ज्ञान और भक्ति। तुलसीदास जी जहाँ ज्ञान लिखते हैं वहीं भक्ति जरूर लगाते हैं, और उसका सीधा सा कारण यही है कि ज्ञान का व्यवहार में प्रकट होना भक्ति है और विज्ञान का व्यवहार में प्रकट होना इंजीनियरिंग है। अब एक शब्द ऐसा आया है रामायण में कि जहां उन्होंने ज्ञान के साथ भक्ति जोड़ते, तो वो तो ज्ञान के साथ भक्ति जुड़ती है। मैं इंजीनियरिंग को भक्ति क्यों कहता हूँ कि रामायण के आखिरी श्लोक में आपका ध्यान गया हो तो वहां यह विलक्षण शब्द तुलसीदास जी यूज करते हैं, पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। ये तो तुलसीदास जी ने धन्य कर दिया, निहाल कर दिया कि विज्ञान भक्ति प्रदम उन्होंने जो शब्द यूज किया है। तो मुझे लगता है कि ये इंजीनियरिंग का ही ध्यान रामायण पे आकर्षित करने का तुलसीदास जी का संकेत था कि यदि पूरी रामायण में भी न समझे हो तो आखिरी के इस शब्द से समझ जाए। तो यही मैंने आदेश मान के
और ये रामायण और इंजीनियरिंग आप सभी लोगों के सामने रखी। और मेरा आज का निवेदन यही था। आशा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर इंजीनियरिंग की तरफ गया होगा, और रामायण की तरफ तो गया ही होगा, इंजीनियरिंग की तरफ न भी गया हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। आज का ये सुनने के लिए बहुत 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 बढ़िया। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। बहुत सुंदर। मुझे लग रहा था मनीष जी आप विश्वकर्मा का भी नाम लेंगे, लेकिन आपने नहीं लिया। मैं तो सबसे क्षमा चाहता हूँ। आदरणीय ओम जी ने शुरू में ही कह दिया कि पुल, और मैं क्षमा मांगने वाला था, भूल गया कि मैंने पुल ही नहीं लिया। पर आप सोचिए कि कहा इतनी सारी चीजें हैं, मैं क्या क्या लेता। बिल्कुल विश्वकर्मा जी का तो बहुत यानी है उल्लेख। कई चीजें छूटी है, ली जितनी है उससे कई गुना छूटी है। तो ये तो अरे बहुत लिया आपने, जो limitation। लिया उसका, आपने जितना लिया उसका 10वां हिस्सा भी हम लोग रिटेन कर पाए तो बहुत बड़ी बात। अरे साहब, आप सब गुणीजन हैं, इसलिए ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कि अभी किसी महानुभाव का कोई प्रश्न या कोई कमेंट हो? हमको तो इन्होंने हमारी बोली करा दी मनीष जी ने। तो कहाँ भक्ति, कहाँ रामायण, कहाँ इंजीनियरिंग, और पता नहीं, और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी जो आप बातें कर रहे हैं, मॉरल वैल्यूज, अद्भुत। माने इस एंगल से कभी, बहुत पहले हमने रामायण मैनेजमेंट, हैंडबुक ऑफ मैनेजमेंट करके हमने एक प्रपत्र पढ़ा था ओम जी की दया से। तो उस समय पे जो जिस एंगल से देखा और समझा, मुझे लगता है कि वो तो 1% भी नहीं है जो आपने बताया है। अब हमें फिर रामायण निकाल के बैठना पड़ेगा और नए सिरे से इन सारी बातों को एक एक श्लोक में देखते हुए करना पड़ेगा। मनीष जी दाद देती हूँ। और जो ओम जी हमारे जौहरी बैठे हुए हैं, जो डायमंड या जो हीरा आज उन्होंने प्रस्तुत किया, वो कोहिनूर डायमंड। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, ये रामायण की चीजें हैं, वही आपके सामने रखी है इसमें, और बाकी कुछ विशेष। अद्भुत। ये आपने विश्व ब्रह्मांड क्या ब्रह्मांड भ्रमण करा दिया पूरा का पूरा, लेकिन वो भ्रमण नींद ना आ जाए उस भ्रमण में, बस आगे बढ़ते रहे, वो ये कुछ ऐसा प्रयास होना चाहिए। भटक जाते हैं हम लोग, बहुत भटकते हैं बातों में। बहुत ही गहरा है, इसमें कोई दो मत नहीं। आपने मनीष जी, मनीष जी एक मैं कहना चाहूंगा कि 1 साल तक भाई साहब ने, ओम प्रकाश जी ने हमें डॉक्टर बाला मुनियप्पन से वाल्मीकि रामायण का बहुत विस्तृत अध्ययन करवाया, लेकिन आपने जो उसका जो आज एक डायमेंशन जो चेंज किया है, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति और योग के साथ में, लगता है कि हमें उसको फिर दोबारा से वापस पहले सर्ग से लेके 645 सर्ग हैं उसमें पूरे, उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा ठीक से, ध्यान से। बिल्कुल पढ़िए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। हमको दोबारा पढ़ना पड़ेगा पूरा वाल्मीकि रामायण को इस एंगल से। और इतना ही नहीं, आपको दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पर फिर से। जब आदेश करेंगे तब आपने जो कुछ छोड़ा है ना, उसको पुनः आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा आदेश होगा। मैं तो आप सब लोगों को सुनता हूँ यहाँ, और मुझे बहुत आनंद आता है। आप सब लोग इतना अच्छा बोलते हैं, तो सुनने का तो आनंद ही अलग है, और आप बोलने का बोलेंगे तो बोलूंगा भी। मनीष जी, ये किसी सिविल इंजीनियर ने एक बार मुझे कहा था कि जो निर्माता होता है उसको लोग ध्यान नहीं रखते। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा जी निर्माता है, सिविल इंजीनियर ही मान लीजिए, तो उनको उनकी पूजा नहीं होती और विष्णु और शिव की होती रहती है। तो ये भी एक किसी सिविल इंजीनियर ने मुझे कहा था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने एक प्रोग्राम में था जिसमें रोटरी क्लब या एक कोई बहुत बड़े क्लब का था, तो उसमें एक चीफ इंजीनियर को उन्होंने गेस्ट रखा था। तो उन चीफ इंजीनियर साहब ने भी ये व्यथा अपनी बताई थी कि हम इंजीनियरों को कोई गेस्ट नहीं बुलाता है कभी। तो मैंने ये पक्ष भी अपनी पुस्तक में उल्लेखित किया है, और रामायण के माध्यम से किया है। आप देखिए कि रामायण में सबसे बड़ा इंजीनियर नल है। वो नल क्या बोलते हैं, नल से जब पूछते हैं कि भाई तुम्हें ब्रिज बनाना आता था तो तुमने क्यों नहीं बताया, बोले देखिए आप लोग तो सब यहाँ पे अपनी अपनी बातें कर रहे थे, कोई कह रहा समुद्र सुखा दो, ये मेरे को आता है, लेकिन जब मुझे कोई बोलेगा तब मैं आके बनाऊंगा। अब आपने बोला है, अब मैं बना देता हूँ, पर मैं आगे रह के अपने मुंह से नहीं बता सकता। ये वो भी कहा। और दूसरी चीज आप देखिए कि सबसे लो प्रोफाइल मतलब भाइयों में
कौन है आप देखिए जो सबसे चुप रहे, शत्रुघ्न जी। और शत्रुघ्न जी ने इतना बढ़िया सिविल का वो काम किया है। ये शत्रुघ्न जी, सॉरी मैंने शायद प्रेजेंटेशन में भरत जी बोल दिया, मैं माफी चाहूंगा। ये शत्रुघ्न जी ने जो नगर बनाया है, मैं ये टोकने वाला था जी। हाँ, वो जो मथुरा जो बनाया है, जो वो सर्टिफिकेट दिया है राम द्वारा सर्टिफाइड इंजीनियर केवल शत्रुघ्न ही है, ये सर्टिफिकेट जो मिला है। तो देखिए इंजीनियर तो रामायण के समय से बहुत लो प्रोफाइल में रहते आए हैं, और मैंने पुस्तक में लिखा है इंजीनियरों की तरफ से कि इंजीनियरों को इससे कोई शिकायत भी नहीं होती। इसीलिए शायद भारत में मिलकर एक ही मैं एक निवेदन करना चाहूंगा मनीष जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपका पीपीटी देख रहा था, तो वहाँ संदर्भ लिखा है आपने, मगर वो क्या होगा, इसका भी हमको वो मिल जाएगा अपना वीडियो, हम यूट्यूब पे भी देख पाएंगे इसको। उसमें मुझे एक कमी लगी कि आपने कांड जो होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 वो रेफरेंस नहीं दिया है। अगर संभव हो तो अगली बार जब अपन मिलेंगे तब उसमें तो हम लोग अब ढूंढना चाहेंगे, तो जैसे कुछ तो इजीली मिल जाएंगे उत्तरकांड के हैं, तो वो कुछ में हमें कंफ्यूजन होगा कि ये कहाँ से लिया है, हम भी पढ़ेंगे उसको। वो तो आपने एक निवेदन था आपसे बस, है ना। बिल्कुल बाकी सही बहुत गहन अध्ययन है साहब, आपको नमन है, आपको बहुत बहुत गहन अध्ययन। नहीं, आपने जो पॉइंट कहा है वो किसी भी प्रेजेंटेशन का जरूरी अंग होता है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कंटेंट इतना था कि मुझे वो स्लाइड्स में बहुत चीजें डालना थी, इसलिए मैंने वो छोटा। अब आप यदि वो आप पढ़ेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी कांड का होगा। हाँ हाँ, वो कुछ तो लग जाएंगे, कुछ नहीं लग पाएंगे, मैंने ऐसा देखा। नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, मैं आगे बिल्कुल ध्यान दूंगा। वो क्या है कि कंटेंट इतने बड़े हो रहे हैं, पीपीटी में जो बनाता हूँ वो छोटी स्लाइड की आपको देखने में कठिनाई ना हो, वो रेफरेंस बड़ा करने से स्लाइड छोटी हो जाती है। क्योंकि आपके वीडियो को हम देख के फिर अब हम, क्योंकि आपने तो 40-50 मिनट पे कंप्लीट किया है, जो कि 4 घंटे में भी नहीं होता। नहीं, काफी विस्तृत है, बहुत विस्तृत है, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। धन्यवाद चौबे जी, मनीष जी भोपाल भी रहते हैं, मैं फोन नंबर दे दूंगा, आप संपर्क कर लीजिए। अरे वाह 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 मनीष जी, फिर तो मुलाकात होगी आपसे। और ये पुस्तक है, ये जो है इसका अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, कभी आप देखें तो आराम से। इसमें पूरा मैंने इस कांड का है और कहाँ से है वो पूरा डिटेल, हर बिंदु के आगे उसका डिटेल लिखा है। इसमें मैंने जो है ये जैसे ही आप देखेंगे तो ये इसमें पुस्तक में कांड वाइज ही मैंने चैप्टर लिखा। वाह वाह, वो पूरे चैप्टर ही कांड, पूरी रामायण की कथा मेंटेन करते हुए ये लिखी हुई है। तो उसमें मैंने आपको एक बार और भी सुना, मगर उस समय बहुत शॉर्ट में सुना था, आज बहुत विस्तार में सुना मैंने आपको। ये लिमिटेशन ही है कि इतनी चीजें बताने की है कि मैं खुद के लिए मैं खुद परेशान रहता हूँ जब भी मुझे कहीं बोलने का मौका मिलता है कि मैं कैसे सब चीजें, आप श्रोताओं की तरफ से चिंतित रहता हूँ। ये पुस्तक के आप कंटेंट देखें तो ये पूरे कांड वाइज ही है, इसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, तो बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती। जो लोग पढ़ते हैं उनके फोन आते हैं मेरे पास, तो वो बिल्कुल कांड वाइज ही चलती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पुस्तक का नाम क्या है चौबे जी? ये रामायण में सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, रामायण में सिविल इंजीनियरिंग, इंदिरा प्रकाशन भोपाल की है ये, और अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। और एक आपने कुछ नाम लिया था ना कि कुछ जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे जो बहुत अच्छे थे और दूसरे कोई खराब थे, उनका नाम नहीं बताया कि क्या खराब जो। अब आप ये देखिए रोचक बात की इक्ष्वाकु के यहीं पर जो उनके पुत्र हुए थे, सबसे छोटे पुत्र दंड, उनको ये कहा दंड नाम। नहीं, किन के पुत्र? इक्ष्वाकु के यहाँ पर। ओके, अच्छा। तो आप बताइए कि जो आज हम परिवार की बात करते हैं कि खानदानी परंपरा है, इक्ष्वाकु वंश में ही हुए थे और 100 पुत्रों में सबसे छोटे थे, और उनके ये लक्षण देख के उनको दंड जरूर मिलेगा ऐसा सोच के उनका नाम ही दंड रखा गया। अच्छा। और वो दंडक वन देखा जाए तो वो वही क्षेत्र आता है। और देखिए दंडक वन में आज तक अस्थिरता चली आ रही है कि और उसके विपरीत आप मथुरा का उदाहरण देखिए, जो राम द्वारा सर्टिफाइड इंजीनियर ने बनाया। आज मथुरा आज तक भी आप देखिए सामरिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है,
पर्यटन का महत्व है। मथुरा दिनों दिन प्रगति करते ही जा रहा है। और हमारी गवर्नमेंट उसका उतना उद्धार नहीं कर रही, उतना सुंदर नहीं बना। वो मतलब अलग चीज मैंने है, तो देखा है लेकिन बड़ा गंदा, एकदम पानी भरा रहता है, सड़क वड़क बड़ी गंदी कर रखी है वो। वही सब फिर वहाँ सिविल इंजीनियरिंग आ जाती है। हाँ जी, ठीक बात है, बिल्कुल। तो वहाँ सिविल इंजीनियरिंग की कमी है। तो सिविल इंजीनियरिंग में मेरा आदरणीय मिश्र जी के दर्शन हो रहे हैं मुझे। ये जो पुस्तक है, ये मानिए कि मिश्र जी का साक्षात आशीर्वाद, पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी का साक्षात आशीर्वाद स्वरूप ही ये पुस्तक प्रकट हुई है। मैंने जब ये विषय चुना तो मैं बहुत डरा हुआ था कि इंजीनियरिंग पे तो मैं थोड़ा बहुत मान लूं कि विद्यार्थी हूँ, रामायण में टच कर रहा हूँ। तो मिश्र जी को पहली बार दिखाया मैंने विषय वस्तु। उन्होंने जो पहली बार मुझे कहा कि आगे बढ़ो तुम इस विषय में, तो मुझे इतना हौसला मिला। उसी के बाद ये पुस्तक का रूप ले पाया। और मैं तो मिश्र जी का बहुत साक्षात आशीर्वाद है। इस पुस्तक की जो वाचो अग्रम भी जो भूमिका भी मिश्र जी ने ही लिखी है। आज वो यहाँ पर उपस्थित है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। पूरे समय सुना मनीष, मैंने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण है। और मैंने तो ये प्रस्ताव भी रखा है कि विद्यानिधि की उपाधि आज मनीष को दी जानी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण है। मुझे बहुत संतोष है उसके तो मुझे बहुत संतोष हुआ, बहुत संतोष हुआ, बड़ा अच्छा लगा। बहुत 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 बधाई, बहुत प्रसन्नता हुई, भारी प्रसन्नता हुई। और मैं तो चाहता हूँ, उपाधि तो मिल गई, गुरु ने दे दी शिष्य को, और क्या है सर, और क्या चाहिए। नहीं, अब मानस भवन में मनीष का कराना है, मानस भवन में कराएंगे प्रस्तुतिकरण पूरा का पूरा, अच्छे बड़े समारोह में वहाँ मानस भवन में होना चाहिए, और करेंगे वहाँ पर। बहुत 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 बधाई। तो राम और सर मेरा निवेदन है, सर मेरा निवेदन है कि इसको एक दिन में नहीं, कम से कम 3 दिन या 7 दिन में एक एक कांड का एक एक दिन सर कराते, मानस भवन में ऐसा कराते करिए सर, क्योंकि समय बहुत मैटर है मनीष जी के पास। वो पूरा सुनकर के बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा आनंद आएगा। आप करिए, करवाइए सर। बिल्कुल ऐसा करेंगे, वहाँ विचार कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा प्यारा लगा। जय राम श्री राम। आपका बहुत बहुत आभार कि मिश्र जी, मैं मानता हूँ कि ये पुस्तक प्रकट होने में मिश्र जी का ही योगदान है, क्योंकि इन्होंने मुझे हिम्मत दी उस समय। ये सब भगवान की योजना है, भगवान की योजना है। मिश्र जी तुलसी मानस भारती के प्रधान संपादक हैं, तो आप इनका एक एक अध्याय एक एक उसमें कभी लेने का करें तो एक चैप्टर रहा है मानस भारती के हर अंक में, तो भी अच्छा होगा। हाँ, कुछ लेखों को लिया है अभी, और आगे भी लेते रहेंगे। और है इनके हमारे पास, उसमें है हमारा मन रहता है, कभी रह जाते हैं, लेकिन ऐसा आपने जो कहा है, एक बार प्रस्तुतिकरण वहाँ हो जाएगा अपने यहाँ, तब सब लोगों की समझ में आएगा कि हाँ, इसको कितनी गहराई से पढ़ना है, समझना है। हाँ, हमारे आप भी बैठे हुए हैं, मैं लगातार देख रहा था, और मैं यहाँ अमेरिका में बैठ करके ही सुविधा सुबह के समय ही देख रहा हूँ, यहाँ आया हुआ हूँ, सूचना कल मिली थी, तो बहुत अच्छा लगा। और इतना विस्तार से आज सुनने को मिला। वैसे हम बात तो लगातार करते रहते हैं, हमारे अगस्त संस्थान में भी मनीष जी, और वहां भी चर्चा इस पर हुई है, लेकिन इतने विस्तार से पहले नहीं हो पाई है। और ये जाते रहते हैं, दुनिया देश भर में घूम रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं अनेक स्थानों पर, वो सब सूचना हम लोगों को रहनी चाहिए। तो ये सम्मानित हैं, और ये योग्यता के अनुरूप ही सम्मानित हैं। और इसमें तो ये ऐसा इतना बड़ा शोध का ग्रंथ है कि ये तो पीएचडी डीलिट की डिग्री भी यदि इनको इसके किताब पर दी जाती है तो वह भी आवश्यक है, उचित होगी। लेकिन ये हम सब लोगों को प्रभावित किया, मैं देख रहा था सभी लोगों का प्रभाव भी, और स्वयं इसको आद्योपांत पढ़ा है हमने, अक्षरशः पढ़ा है पूरे के पूरे। लेकिन अभी जो प्रस्तुतिकरण था इनका, वह प्रभावित करता था, और लगता था कि हाँ, हमारे पढ़ने समझने में पहले बहुत सी बातें छूटी हैं, और बहुत स्पष्टता से, और जैसा एक अध्यापक, अच्छा अध्यापक पढ़ाता है, समझाता है, कहता है, अधिकारिता जो उसमें होती है वह रही। तो मैं स्वयं बहुत बहुत प्रसन्न और बहुत आनंदित हुआ, भारी अच्छा लगा हमको, अच्छा कार्यक्रम था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मनीष को बधाई, प्रेम से बधाई, हृदय से बधाई। प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र साहब पधारने के लिए, और मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रस्तुति के लिए। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, 2-3 चीजें जो एज एन इंजीनियर मुझे लगा
पहले पहले जब प्रस्तुति थी मुझे लग रहा था कि पता नहीं आप सिविल इंजीनियरिंग की क्यों बात कर रहे हैं, क्यों केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्यों बात नहीं कर रहे। परंतु फिर याद आया कि सिविल इंजीनियरिंग वाज द फर्स्ट डिसिप्लिन व्हिच केम आउट। अदरवाइज पहले तो डिफेंस या मिलिट्री इंजीनियरिंग ही केवल था। 300 साल पहले ही जब जैसे सिविल इंजीनियरिंग बाहर निकला, अब धीरे धीरे करके शायद अगले कुछ चैप्टर्स आएंगे जिसमें कि केमिकल इंजीनियरिंग भी होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑन टाइम, सभी तो आप बात कर ही चुके हैं। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, बहुत ही अच्छा लगा सभी को सुन के, और सभी को काफी ज्ञान का वर्धन हुआ। कुछ चीजें मुझे कई बार सुनने पढ़ने के बाद में, जैसे वाल्मीकि रामायण को देखकर लग रहा था कि जैसे कि जो सेम चीज आज दोबारा दिखाई दे रही हो। गूगल मैप्स, क्या जो सुग्रीव की जो ज्योग्राफिकल नॉलेज था वो बता सकते थे कि कौन सा पर्वत के पीछे कौन सी गुफा है, कौन सी गुफा के पीछे कौन सा समुद्र है, कौन से समुद्र पे कौन कौन से वृक्ष पैदा होते, के किनारे पे कौन से वृक्ष पैदा होते हैं, वहां कौन से पक्षी पाए जाते हैं, कौन से फूल पौधे, कौन से पत्ते होते हैं। और यहाँ इस ज्योग्राफी which probably Google Maps also cannot provide, जो चीजें एक इंजीनियरिंग व्यक्ति अच्छी तरह बता सकता है, समझ सकता है, और हम सभी को उसका ज्ञान दे सकता है। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को या एक सभा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप क्या सभी की सभा का समापन करते हैं। नमस्कार सभी को। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। क्रूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजं मारुतं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वाताव्यजं वानरदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। जय श्री राम।